अपन को आज पढ़ना था गति के नियम। क्या पढ़ना था? गति के नियम। गति के नियम क्या होते हैं, किसने दिया था, इनके बारे में अपन को जानना है। गति हम पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियो में आप देख लेना। गति के आगे चलते हैं अपन, कुछ गति के नियम होते हैं। तो गति के दो प्रकार के नियम होते हैं, दो साइंटिस्टों ने दिया था। पहले तो न्यूटन आते हैं, दूसरे केपलर। दोनों ने नियम दिए थे गति के। एक ने ग्रह से संबंधित नियम दिए थे, एक ने पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के गति के नियम दिए थे, ठीक ना। तो न्यूटन और केपलर दोनों के नियम अपन पढ़ेंगे। दोनों इंपोर्टेंट हैं, नीट जेईई के लिए दोनों इंपोर्टेंट हैं। इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई के लिए। तो पहले नंबर पर न्यूटन को उठाते हैं, फिर अपन केपलर के नियमों से गति की आगे बढ़ेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन समझेंगे न्यूटन। न्यूटन के नियम को समझेंगे। इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। 3 नियम। पहला नियम होता है, यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। क्या था? यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। अच्छा, कि इसे हम एक जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इनने स्पष्ट कहा है कि संवेग अर्थात P, संवेग एक प्रकार का अपना नुकसान है। इसको हम संवेग वाले लेक्चर में चलेंगे, अपन संवेग को पढ़ेंगे। संवेग को, आवेग को, कोणीय वेग को, सारे जितने वेग हैं इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले संवेग P बराबर mv, मतलब संवेग होता है, संवेग द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है। जो संवेग होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है, या फिर बराबर होता है। द्रव्यमान गुणनफल वेग के बराबर होता है, ठीक है ना। जो संवेग होता है, क्या होता है? संवेग द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यह प्रथम नियम हो गया। प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम था, यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका समीकरण क्या होता है? P बराबर mv, मतलब P संवेग द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, इसका अपन समीकरण हल करेंगे। P बराबर mv कैसे आता है, ठीक है ना। अब अपन दूसरा नियम उठाते हैं। क्या था दूसरा नियम? दूसरा नियम क्या कहता है? इसे विषयक नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषयक नियम भी कहा जाता है। यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या होता है? जब तक कि यदि कोई वस्तु, मतलब जैसे चल रही है, वस्तु क्या कर रही है? गतिमान है, तो तब तक वह ब्राह्म अवस्था में नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल अर्थात बाहर से लिया गया बल। यदि कोई वस्तु चल रही है या फिर यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है, अब जैसे हम यहाँ पे एक पेन रख दें तो वह अनंत समय तक यहाँ पर पेन रखा रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तब तक वह एक ही स्थान पर रहेगा। जैसे कि यदि कोई यहाँ पे हम टेबल पर एक कुछ भी रख दें, टेबल पर उसको ना निर्वात में रख दें, उस पर कोई मतलब हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब किसी प्रकार का बाह्य बल ना कार्य करे, इस पर रख दें, तो जब भी हम आएंगे 8, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल उसके बाद आएंगे ना, तब भी वह पेन हमें वहीं पे रखा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया गया है। इसी प्रकार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के
अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। बाइबल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। मतलब यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसका समीकरण क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma। यहाँ पे अपन को बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। ठीक है ना। नीचे में पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा हमें कहां से मिलती है, तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के द्वितीयक नियम अर्थात विस्कक नियम से प्राप्त होती है। यहाँ से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे F क्या है? फोर्स है जिसे बल बोला जाता है। M क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। और A क्या है? एक्सीलरेटर अर्थात त्वरण। ठीक है ना। क्या है? त्वरण है। ठीक है ना। मतलब फोर्स बराबर क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेटर। ठीक है ना। मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेटर, मास इनटू एक्सीलरेटर। मतलब बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। मतलब बल द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे दो परिभाषा निकल के आ रही है। यदि हम मान लें कि F बराबर क्या है? 0। F बराबर अपन को क्या प्राप्त होता है? 0। क्यों? यदि हम कोई फोर्स ना लगाएं, इस पर स्पष्ट किया गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। बाह्य बल के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो यहाँ पे बाह्य बल यदि ये बाह्य बल हम ना लगाएं, मतलब यदि हम 0 रखते हैं तो हमें भी यहाँ पे m तो m ही रहेगा, क्योंकि आपका द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। यह एक प्रकृति का नियम है, क्योंकि आपका द्रव्यमान यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वरण यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का बल नहीं लगा है, तो संवेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो P में संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यदि कोई बल ना लगे तो त्वरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। अब परिवर्तन आ रहा है तो यहाँ पे यदि स्पष्ट किया जाए तो F बराबर m इंटू डेल्टा v बटा डेल्टा t। यहाँ पे डेल्टा का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यह दोनों पहली बात तो सदिश है। ठीक है ना। F भी सदिश मान लो और A को भी सदिश मान लो। चूंकि क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। यदि किसी प्रकार का किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज में परिवर्तन करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? डेल्टा का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार F बराबर m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा v इसलिए आया है क्योंकि त्वरण का परिवर्तन होता है। A का मान क्या होता है? A बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t। अब A बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t क्यों होता है? क्योंकि त्वरण की एक परिभाषा होती है कि वेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो परिवर्तन हुआ तो डेल्टा आ जाएगा। वेग को भी बोलते हैं, वेग को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। अब समय में भी अंतराल आ रहा है, समय में भी परिवर्तन हो रहा है। यदि समय अकेला होता वेग में परिवर्तन की दर बटे समय तो यहाँ पे डेल्टा टी का यूज नहीं होता। लेकिन इस पे क्या बोल रहा है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय का अंतराल, मतलब समय अंतराल। तो समय अंतराल में मतलब हो जाएगा डेल्टा टी। तो ए बराबर क्या हो जाता है? डेल्टा v बटा डेल्टा टी। इसी प्रकार यदि हम इनका पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा? F बराबर F मल्टीप्लाई डेल्टा टी बराबर m इंटू डेल्टा v। m इंटू डेल्टा v। अच्छा, m इंटू डेल्टा v आ गया यहाँ पे। अब आप स्पष्ट कीजिए कि आपको प्रथम नियम का कुछ समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम नियम का समीकरण क्या प्राप्त हो रहा है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे यदि हम डेल्टा का यूज हटा दें, मतलब यदि डेल्टा का मान 1 रख लें या फिर इसको हटा दें कि परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा? F बराबर F इंटू, यहाँ पे समझे क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा टी बराबर m
भी। अब एम भी कहाँ दिख रहा है हमें, एम भी यहाँ दिख रहा है। प्रथम नियम में हमें क्या दिख रहा है, एम भी। तो यहाँ का एम भी का मान कितना हो जाएगा, चूंकि एम भी बराबर पी, एम भी बराबर क्या हो जाएगा, पी। तो हमें दिख जाएगा स्पष्ट है कि एफ इंटू डेल्टा टी बराबर पी, मतलब डेल्टा पी। यहाँ पे डेल्टा का यूज हुआ था तो डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। मतलब जो फोर्स है वो समय के डेल्टा पी के संवेग, मतलब संवेग में परिवर्तन होगा तो बल में और समय में परिवर्तन होगा, बल में और समय में परिवर्तन होगा यदि संवेग में परिवर्तन होगा। यदि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य के समानुपाती अनुपाती होता है, ठीक है ना, एफ इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है संवेग, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल, बाह्य बल मतलब एफ, बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। बाह्य बल लगेगा तो टाइमिंग में भी चेंज होगा, टाइमिंग कैसा होगा, चेंज होगा। तो स्पष्ट हो रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब आती है बात तृतीय नियम की। किस नियम क्या आती है, तृतीय नियम समझ चुके हैं। अब तीसरा, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा न्यूटन का जो विषय नियम है, तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब यदि कोई वस्तु क्रिया कर रही है, यदि दूसरे पिंड पर वह टकराती है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे यदि हम किसी बंदूक को चलाते हैं तो जितने वेग से गोली आगे जाती है बंदूक में उतना ही वेग या फिर उससे कम वेग पीछे की ओर लगता है, बंदूक के पीछे की ओर झटका लगता है। बंदूक में झटका लगना ही तीसरे नियम का उदाहरण है। जैसे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तृतीय नियम, इसे विषय तृतीय नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अच्छा, जो लेकिन अपन इसको एक उदाहरण के साथ नहीं समझ सकते। अपन इसको ये नहीं जान सकते कि कौन क्रिया है कौन प्रतिक्रिया है। हम ये नहीं जान सकते कि अमुक बल क्रिया है कि अमुक बल प्रतिक्रिया है। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जान सकते हैं कि एक पिंड पर क्रिया हुई है तथा दूसरे पिंड पर विपरीत प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि किस पिंड पर क्रिया हुई है, किस पिंड पर विपरीत प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर जान सकते हैं कि एक क्रिया होगी और एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अर्थात जैसे कि एफ ए बी है, यहाँ पे F क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे हम क्या मान लें, बराबर में माइनस एफ बी ए। क्या मान लें, माइनस एफ बी ए। अब हमने ए बी और बी ए क्यों लिखा है, ठीक है ना, इसको भी समझेंगे। एफ बी ए और एफ ए बी यहाँ पे लिखा है, माइनस का लिखा है मतलब विपरीत को दर्शा रहा है, ठीक है ना, उल्टी दिशा को दर्शा रहा है, इसी दिशा को दर्शा रहा है। यदि हम मान लें कि ए पे क्या हुई है, क्रिया हुई है, क्या हुई है, क्रिया हुई है, तो यहाँ पे बी पर क्या होगी, प्रतिक्रिया, बी पर क्या होगी, प्रतिक्रिया। अच्छा, इस नियम में एक चीज और, एक बात याद रखना हमेशा कि एक ही पिंड पर क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया दोनों नहीं हो सकती। एक ही पिंड पर क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया दोनों नहीं हो सकती है। यदि किसी एक पिंड पर क्रिया होगी तो दूसरे पिंड पर प्रतिक्रिया होगी। एक पिंड पर क्या होगी, क्रिया होगी तो दूसरे पिंड पर प्रतिक्रिया ही होगी। यहाँ पे क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर नहीं हो सकती, इसलिए हमने ए को क्या माना है, क्रिया, और बी को क्या माना है, प्रतिक्रिया। बी को क्या माना है हमने, प्रतिक्रिया। अगर हम मान लें कि एफ वेक्टर ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल क्रिया प्रतिक्रिया। यदि हम इसी को मान लें माइनस एफ वेक्टर बी ए, तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, बल प्रतिक्रिया और क्रिया मल्टीप्लाई क्रिया। मतलब कोई एक पिंड पर क्रिया नहीं हुई है और एक साथ क्रिया नहीं हुई है, किसी एक पिंड पर क्रिया नहीं हुई है और एक साथ क्रिया नहीं हुई है। मतलब पहले पर क्या हुई है, क्रिया हुई है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया हुई है। दूसरे पिंड पर पहले पर क्या हुई है, प्रतिक्रिया। पहले पिंड पर दूसरे स्थान पर क्या है, बी है, प्रतिक्रिया हुई है, तो यही दूसरे पिंड पर दूसरे स्थान पर क्रिया हुई है। मतलब एक दर्शा है, मतलब एक वस्तु पर एक ही समय में कुछ एक हो सकता है, या तो क्रिया होगी या फिर प्रतिक्रिया होगी। मतलब एक ही पिंड पर दोनों चीज नहीं हो सकती है और एक ही समय पर दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। हाँ, टाइमिंग एक ही रहेगी, बट अलग अलग पिंडों पर अलग अलग क्रिया विपरीत प्रतिक्रियाएं होंगी। मतलब
मतलब यदि किसी पिंड पर एक ही टाइम पर क्रिया और विपरीत क्रिया हुई है, विपरीत प्रतिक्रिया हुई है, तो एक ही समय पर नहीं होगी, अलग अलग समय पर होगी। मतलब एक पिंड पर क्रिया हुई है तो दूसरे पिंड पर प्रतिक्रिया हुई है, दूसरे पिंड पर यदि क्रिया होगी तो दूसरे पिंड पर प्रतिक्रिया होगी, यदि इस पर प्रतिक्रिया होगी तो इस पर क्रिया होगी। मतलब तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। हम ये नहीं जान सकते कि अमुक बल किस पर क्रिया हुई है, अमुक बल किस पर प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन हाँ हम ये जरूर जान सकते हैं कि क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया कैसी होती ही है, ठीक है ना। हाँ, गोली का चलना बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको समझ लो। गोली का चलना क्या हो जाता है, उदाहरण।